हेलो स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आप सभी को ढेर सारी शुभकामना व बधाई और अपेक्षा करते हैं कि इस लॉकडाउन की अवधि में आप लोग अपने घरों में होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास का भी आप लोग उपयोग कर रहे होंगे, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद सिद्ध होगा। मैं आप लोगों को जीव विज्ञान, जैसा आप जानते हैं कि हम आपको जीव विज्ञान विषय पढ़ाते हैं। क्लास 12th में जीव विज्ञान विषय में जो पहला चैप्टर यूनिट 6 के अंतर्गत आता है वो है जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यूनिट 6 के तहत कुल 4 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा चैप्टर मानव जनन और लास्ट चैप्टर जनन एवं स्वास्थ्य है। आज हम ये पहला चैप्टर जीवों में जनन लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ मैं ये बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत में नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। आप इस पीडीएफ को प्रिंट आउट कर सकते हैं अथवा हाथ से लिख सकते हैं, जो कि नोट्स का कार्य करेगा। और हम आप सभी से ये अपेक्षा रखते हैं कि आप इस लॉकडाउन की अवधि में नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहेंगे। जीवों में जो जनन टॉपिक है, आप जैसा जानते हैं कि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है जनन करना। जनन रिप्रोडक्शन, पुनः प्रोडक्शन माने उत्पादन करना, अर्थात वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति की उत्पत्ति करता है, यही क्रिया जनन कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि वह क्रिया जिसमें जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यही क्रिया जनन कहलाती है। प्रत्येक जीव जन्म लेते हैं, एक निश्चित अवधि के पश्चात उनकी मृत्यु होती है। यही जो अवधि है, यही अवधि जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि को परिभाषित करने के लिए कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो अवधि है, यही अवधि जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि जीवों के आकार, संरचना आदि पर निर्भर नहीं करता है। छोटे जीव का लंबी जीवन अवधि हो सकता है, वहीं बड़ा जीव है तो उसकी छोटी जीवन अवधि हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, तोता एक पक्षी है जो कि छोटा है। गाय, भैंस, मैमेलियंस स्तनधारी वर्ग के आते हैं, बड़े हैं, आप लोग फेमिलियर हैं, जानते हैं। तोता की अपेक्षा में गाय भैंस की जो जीवन अवधि है वो कम है। वही हम दूसरी तरफ तोता और कौवा का तुलना करें, लगभग दोनों का आकार एक जैसा होता है। कौवे का जीवन अवधि 15 वर्ष है तो तोते का जीवन अवधि 140 वर्ष है। इन सारी चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि जो जीवन अवधि है, यह जीवन अवधि जीवों के आकार, संरचना आदि पर निर्भर नहीं करता है। बात
हम लोगों का जनन की हो रही है कि जनन आवश्यक है, जानते हैं कि जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या को बनाए रखता है। बात पुनः वहीं पे उद्देश्य क्या है, तो एक सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वो है जाति वृद्धि। जनन के द्वारा ही जीव अपनी संख्या में वृद्धि करने का कार्य करता है। जनन के द्वारा जीव अपनी निरंतरता को बनाए रखता है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है जाति की निरंतरता। तीसरा उद्देश्य समष्टि का संगठन। जनन के द्वारा ही किसी पॉपुलेशन में, समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के जीव जंतु उपलब्ध रहते हैं। अगर जनन न हो तो एक समय ऐसा आएगा कि जीव जन्म लेंगे, वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे। अब वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पश्चात वो सभी जीव मृत हो जाएंगे, जिससे जीव की जो निरंतरता है, जो जीवन की निरंतरता है, ये बाधित होगी। इसलिए भी जनन जरूरी है। जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। आप जैसा जानते हैं, एक ही माता पिता के कई संतान होते हैं, वो सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं। एक जैसे सभी संतान न होना ये जैविक विकास का आधार बनता है। इसी के द्वारा जीवों का विकास होती है। इसका लास्ट उद्देश्य जनन के उद्देश्य का वो है कि पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति ये जनन के द्वारा ही संभव है। हम लोग अब बात करेंगे जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात होगी कि जनन कुल कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग जब समस्त जीवों में अवलोकन करते हैं तो देखते हैं जो सरल जीव हैं, सरल जीवों में जनन की कई विधियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम लोअर जूलॉजी से हायर जूलॉजी की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे देखते हैं कि जनन की विधियों का ह्रास होता है। उसी तरह से पादपों में भी लोअर बॉटनी से जब हायर बॉटनी की तरफ चलते हैं, जनन की विधियों में ह्रास होता जाता है। फिलहाल हम लोग यदि जनन की बात करें तो समस्त जीवों में जनन निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। हम लोग इसमें पहला बात करेंगे। पहला जो जनन है वो है आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, क्या होगा डेफिनेशन इसका? तो जब संतति एक ही जनक द्वारा उत्पन्न हो, इसमें कोई नर ना हो, इसमें कोई मादा ना हो, जब संतति का निर्माण एक ही जनक के द्वारा होता है बिना युग्मकी संयुग्मन के, जब बिना युग्मकी संयुग्मन के एक ही जनक द्वारा संतति का निर्माण होता है, तब इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार जो संतति उत्पन्न होते हैं, संतति आकारिकी में, आनुवंशिकी में, दोनों में अपने जनक के समान होते हैं और इन संततियों को क्लोन कहा जाता है। इन संततियों को क्लोन कहा जाता है। अर्थात अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जीव उत्पन्न होते हैं, जो संतति उत्पन्न होती है, वो अपने माता पिता से न कहें, बल्कि चूंकि इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने जनक से गुणों में, आकारिकी में, आनुवंशिकी में समानता प्रदर्शित करते हैं, एक जैसा होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन की विधियां बात करेंगे कि ये अलैंगिक जनन की विधियां कितनी होती हैं। तो ये जो अलैंगिक जनन है ये प्रायः मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, सरल
बहुकोशिक जंतु एवं पादप में पाए जाते हैं। इन मोनेरंस, प्रोटिस्टेंस या सरल बहुकोशिकी पादप व जंतुओं में जो अलैंगिक जनन पाई जाती है, इसे हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विखंडन। फर्स्ट ऑफ ऑल विखंडन। विखंडन वह क्रिया है जिसमें जो जीव है वो दो या दो से अधिक भागों में, वह क्रिया जिसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है, यह क्रिया विखंडन कहलाती है। विखंडन को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन अंग्रेजी में बाइनरी फिशन। द्विविखंडन की जो क्रिया है, यह ताप व भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होती है। इस क्रिया में जो एक कोश की जीव है, एक कोश की जीव दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं। जब दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं, यही क्रिया द्विविखंडन कहलाता है। द्विविखंडन में सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है। इस क्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन समसूत्री क्रिया के द्वारा होती है। तत्पश्चात कोशिका द्रव्य भी दो भागों में विभाजित हो जाती हैं और इस तरह जो दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, ये दो नए जीव का निर्माण करती हैं। द्विविखंडन की क्रिया जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, हरे रंग के शैवाल तथा हाइड्रा व प्लेनेरिया में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि है वो है बहुविखंडन। इंग्लिश में इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। जब एक कोश की या बहुकोश की जीव का शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है और इस प्रकार एक जीव से बहुत से संतति जीव बनते हैं, तो इस विधि को बहुविखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम इत्यादि। आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अमीबा है, ये अपनी चारों तरफ तीन लेयर सिस्ट का निर्माण कर लेता है। इसका जीवद्रव्य ढेर सारे छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। इनसे एम्बुली का फॉर्मेशन होता है और बाद में ये सिस्ट डिसॉल्व कर जाते हैं और ये एम्बुली एक नए अमीबा का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है वो है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी के अंतर्गत बहुकेंद्र की जनकों जैसे ओपेलिना, पेलोमिक्सा में केंद्रक विभाजन होता है। इसके अंतर्गत कोशिका विभाजन के बिना ही बहुकेंद्र की संतति का निर्माण होता है। ये जो बहुकेंद्र की संतति का निर्माण होता है, इसमें केंद्रक विभाजन तो होता है किंतु कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो कोशिका के विभाजन के बिना बहुकेंद्र की संतति के निर्माण को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। इसके पश्चात बहुकेंद्र की जीव केवल कोशिका द्रव्य के विभाजन से बहुकेंद्र की संतति जीवों में विभाजित होते हैं। बाद में प्रत्येक संतति में केंद्रक विभाजन होता है, जिससे अनेक जीवों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि है वो है मुकुलन। मुकुलन अथवा टोरुलेशन। मुकुलन अथवा टोरुलेशन अंग्रेजी में बोलते हैं बर्डिंग।
या टोरुलेशन। इसे डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं अथवा जीव में छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है जिसे मुकुल कहते हैं तथा यह क्रिया मुकुलन कहलाती है। मुकुलन की जो क्रिया है यह दो प्रकार की होती है। मुकुलन की क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक बाह्य मुकुलन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सटर्नल और एक्सोजिनस बॉडिंग। दूसरा इंडोजिनस या आंतरिक मुकुलन, जिसे इंग्लिश में इंडोजिनस बॉडिंग कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक बाह्य मुकुलन, एक्सटर्नल और एक्सोजिनस बॉडिंग। इस प्रकार के मुकुलन में शरीर से बाहर की ओर उभार बनता है जो परिपक्व होकर मातृ शरीर अथवा मातृ कोशिका से पृथक होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईस्ट। दूसरा प्रकार का जो मुकुलन है इसे इंडोजिनस या आंतरिक मुकुलन कहते हैं। ये जो इंडोजिनस या आंतरिक मुकुलन है यह प्रमुख रूप से मार्केंसिया नामक पौधे में पाया जाता है। मार्केंसिया में जेम्मा कप में जेम्मी बनते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं। जेम्मी को आंतरिक मुकुलन कहा जाता है। अलैंगिक जनन की जो तीसरी विधि है, तीसरी विधि को हम खंडन अथवा फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, तंतुमय शैवाल तथा तंतुमय कवक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड विभाजन के पश्चात नए तंतु का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन की जो चौथी विधि है उसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो बीजाणु एक कोशिक पतली भित्ति वाली अगुणिक अलैंगिक जनन हैं, अलैंगिक जनन काय हैं। ये केवल प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में बनते हैं तथा प्रकीर्णन के फलस्वरूप दूर दूर तक फैलकर और अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। बीजाणु कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें हम लोग पहला बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल चल बीजाणु। चल बीजाणु एज ए नेम इंडिकेट्स, जैसा नाम बता रहा है चल बीजाणु, अर्थात इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं ये बीजाणु गतिशील होते हैं। इनमें गति के लिए फ्लैजेला या कशाभिका पाई जाती है। तो वह बीजाणु जिनमें फ्लैजेला अर्थात कशाभिका पाई जाती है, इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं उन्हें हम चल बीजाणु कहते हैं। बाय जूस्पोर, तो चल बीजाणुओं का जो निर्माण है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है और इस प्रकार के बीजाणु प्रमुख रूप से यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा आदि में पाए जाते हैं। चल बीजाणु कशाभ फ्लैजेला युक्त तथा नाशपाती के आकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, कशाभिका के आधार पर ये चल बीजाणु निम्न प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
दो कशाभिक चल बीजाणु, दो कशाभिक चल बीजाणु अर्थात वे बीजाणु जिनमें फ्लैजेला दो की संख्या में पाए जाते हैं, ऐसे बीजाणु को हम दो कशाभिक चल बीजाणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा। नेक्स्ट, चार कशाभिक चल बीजाणु। चार कशाभिक चल बीजाणु अर्थात वे चल बीजाणु जिनमें कशाभिका की जो संख्या है, इनकी संख्या 4 होती है। जब इनकी